आज कुछ ऐसा ही रहा। ठीक है भाई, शुरुआत करते हैं। बताएं भाई। मिल्क, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। मिल्क में जो विस्कोसिटी होती है वो किसके कारण होती है? मिल्क की विस्कोसिटी बताओ, कौन से कंटेंट, कौन से कंपोनेंट की वजह से दूध की विस्कोसिटी होती है, मिल्क की विस्कोसिटी होती है। हाँ भाई, जवाब दें। आंसर ठीक नहीं है भाई। वेटनरी डॉक्टर, एवीएफओ। विस्कोसिटी का रीजन ये नहीं है भाई। बिल्कुल आशीष गलत है, मिहिर पाटीदार गलत है। विस्कोसिटी का जो रीजन है, वो मेन रीजन है, वो है केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन सबसे बड़ा कारण है विस्कोसिटी का। और वैसे आप विस्कोसिटी का रीजन जानते हो, बाकी मिनरल्स का तो रोल होता ही है सभी का। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, मोरक्को लेदर। मोरक्को लेदर कंडीशन बताइए कौन से पैरासाइट से होती है? मोरक्को लेदर कंडीशन किस परजीवी से होती है? मिहिर पाटीदार बताए भाई। हाँ, क्षितिज डोंगरे का आंसर आ गया। ऑस्ट्रेटेजिया, ऑस्ट्रेटेजाई, ऑस्ट्रेटेजिया। और बताइए ऑस्ट्रेटेजिया का जो कॉमन नेम क्या है? एक नाम और है इसका। ऑस्ट्रेटेजिया का एक नाम और दीजिए, लिखिए भाई। इसको क्या कहते हैं? ब्राउन स्टमक वर्म। ब्राउन स्टमक वर्म कहते हैं और ये मोरक्को लेदर कंडीशन पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है अपना, डायमंड स्किन डिजीज बताएं। डायमंड स्किन डिजीज किस जान किस जानवर या किस जंतु की बीमारी है? Which animal is affected by diamond skin disease? नहीं बता पा रहे। बिल्कुल सही है, पिग। पिग में होती है। बैक्टीरियल डिजीज है। डायमंड स्किन डिजीज किस में होती है? पिग। अगला क्वेश्चन बताएंगे, टर्की एग। पिग में टर्की एग कंडीशन या एपिरेंस बताइए किस बीमारी में होती है? पिग की बात चल रही है, बता दीजिए। टर्की एग कंडीशन, बिल्कुल। बी हैप्पी ने सबसे पहले बताया। बताएं, बाकी लोग बताएं। संदीप पाटीदार ठीक है। हॉक कोलेरा, हॉक कोलेरा, हॉक कोलेरा। अजय शर्मा, शंकर जेठाराम, ठीक है, अच्छी बात है। आ जाओ और दिन की तरह फास्ट, स्पीड और बढ़ाते हैं हम। अगला क्वेश्चन बताएंगे, सुअर के झुंड का सबसे कमजोर बच्चा, सबसे कमजोर पिगलेट क्या कहलाता है? सुअर के झुंड का सबसे कमजोर या सबसे, जो सामान्यतः सबसे बाद में पैदा होता है। ठीक है भाई, बच्चों ने आंसर दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। इसको रंट भी कहते हैं और क्रिट भी कहते हैं। सुअर के झुंड के सबसे ज्यादातर सबसे अंतिम बच्चा होता है या सबसे कमजोर बच्चा होता है उसको कहते हैं रंट या क्रिट। अगला प्रश्न बताएंगे, ये मैं एक स्टमक बना रहा हूं, ये हॉर्स का स्टमक है। और हॉर्स का स्टमक जे शेप होता है, आपको पता है। और यहाँ पर एक रेखा होती है जो नॉन ग्लैंडुलर और ग्लैंडुलर पोर्शन को अलग करती है। बताइए उस रेखा का नाम बताइए, उस संरचना का नाम बताइए, उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो कि घोड़े के आमाशय को दो भागों में बांटती है, ग्रंथिल और एग्रंथिल। संदीप पाटीदार ने सबसे पहले बताया मार्गोप्लिकेट्स। मार्गोप्लिकेट्स। जेठाराम, अजय शर्मा, सभी का आंसर ठीक है। बताइए आंखों में सबसे कॉमन रूप से उपयोग में आने वाला एंटीसेप्टिक कौन सा है?
आंखों के लिए जनरल एक एंटीसेप्टिक बताना। पशुओं में सबसे काम आता है आई एंटीसेप्टिक के रूप में। बिल्कुल अजय राजपूत, वि- विकास डांगी, सभी का सही है। बोरिक जो एसिड होता है वो सबसे कॉमन एंटीसेप्टिक होता है आइज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, दूध की सामान्य अम्लीयता कितनी होती है? जनरल एसिडिटी ऑफ मिल्क, सामान्य अम्लीयता। दूध की सामान्य अम्लीयता कितनी होती है? बताएं भाई। अरे भैया पीएच नहीं पूछी है हमने, कमल। देखिए, हाँ सामान्य अम्लीयता नारायणी मेडिकोज ने ठीक बताया, 0.14% होती है। हमने एसिडिटी का मतलब हमने पीएच नहीं पूछी, हमने एसिडिटी पूछी, परसेंट में मापी जाती है ये। अगला प्रश्न बताएंगे आप, दूध में जो डेवलप्ड एसिडिटी होती है वो किसके कारण होती है? सबसे सिंपल है, ये डिस्कस हो चुका है। डेवलप्ड एसिडिटी किसके कारण होती है? बताइए। दूध की डेवलप्ड एसिडिटी किसके कारण होती है? देखिए, दूध में दो प्रकार की अम्लीयता होती है, एक तो प्राकृतिक अम्लीयता और एक विकसित अम्लीयता। प्राकृतिक अम्लीयता दूध में पाए जाने वाले फास्फेट घुलनशील, उसके अंदर जो अ, घुलनशील CO2 होती है, इन सब के कारण होती है, केसीन के कारण। बाकी विकसित अम्लीयता जो होती है वो लैक्टिक एसिड के कारण होती है। वेरी गुड, कुछ बच्चों का बहुत अच्छा आंसर है लैक्टिक एसिड। आपको पता है लैक्टिक एसिड दूध में बन ही जाता है, बन ही जाता है क्योंकि लैक्टोबैसिलस मिल ही जाता है, इसलिए लैक्टिक एसिड के जैसे जैसे की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, दूध खट्टापन दूध में आता जाता है। आपने देखा होगा दूध को अगर हम फ्रिज में नहीं रखें, बाहर रखें, तो धीरे धीरे उसमें खट्टापन आएगा, और खट्टापन आने के बाद वो हम उसको गर्म करेंगे तो वो फट जाता है। तो वो डेवलप्ड एसिडिटी के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न हमारा रहेगा आपसे, बताइए संवेदी अंगों का अध्ययन, संवेदी अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सेंस ऑर्गन्स। आपको पता है 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, नाक कान जीभ आंख त्वचा। तो ये बिल्कुल संदीप पाटीदार कमल सोलंकी एस्थीसियोलॉजी कहलाता है, संवेदी अंगों का अध्ययन कहलाता है एस्थीसियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, बताइए सिंडेस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? सिंडेस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? महेंद्र धाका, डॉक्टर हर्षित राय, बताएं। हाँ, सिंडेस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? बिल्कुल जे साहब ने बता दिया। हाँ, पूर्वीकरण जेठाराम, जॉइंट्स का अध्ययन है। और इसी को हम आर्थ्रोलॉजी भी कहते हैं, इसी को हम सिंडेस्मोलॉजी लॉजी भी कहते हैं। और बताएं डेस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? डेस्मोलॉजी किसका अध्ययन है, बताएं। आपका भी स्पीड उतना ही रहना चाहिए जितना मेरा है। डेस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? डॉक्टर हर्षित राय। लिगामेंट, संदीप पाटीदार का सबसे पहला आंसर है लिगामेंट्स का अध्ययन। लिगामेंट्स का अध्ययन क्या कहलाता है? डेस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टडी बताएंगे आप, बताइए पल्मोलॉजी। पल्मोलॉजी किसका अध्ययन है? पल्मोलॉजी किसकी स्टडी है? पल्मोलॉजी। नहीं आया जतिन अग्रवाल। लंग्स की स्टडी पल्मोलॉजी कहलाती है। और देखिए हार्ट की स्टडी कार्डियोलॉजी है, आंखों के अध्ययन है जो ऑफ्थेल्मोलॉजी है, बालों का अध्ययन ट्राइकोलॉजी है, स्किन का अध्ययन डर्मेटोलॉजी है। तो शरीर के विभिन्न भागों के अलग अलग पार्ट्स के हम, हाँ जो जो टर्म्स बनी हुई है, जैसे हिपेटोलॉजी है, लीवर का अध्ययन है, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। इसी तरह से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का स्टडी होता है, ऑस्टियोलॉजी है, ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन है, ये सब। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं, बताइए किडनी से एक हार्मोन निकलता है, किडनी से एक हार्मोन निकलता है जो कि किडनी की जेजी सेल्स से निकलता है। जेजी सेल्स मींस जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। जेजी सेल से एक हार्मोन निकलता है
और वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। बीपी बहुत ही अच्छा आंसर है। देखो, आपको रेनिन भले याद हो, लेकिन मैं आपको जो जानकारियां दे रहा हूँ, RENIN, वो भी याद रखना आप। किडनी की जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स या जेजी सेल से, और ये बीपी कंट्रोल करता है। ये रेनिन होता है, ये हार्मोन। और एक एंजाइम होता है जो कि हाँ, RENIN, वो होता है इंटेस्टाइन से। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? NABARD, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? हाँ, रेनिन एंजियोटेंसिन जो मैकेनिज्म है, बताएं भाई, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? अजय राजपूत का सबसे अच्छा आंसर है 1982, 1982। अगला है, साइलेज बनाने की सबसे अच्छी विधि बताओ। साइलेज बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? द मेथड, बेस्ट मेथड ऑफ साइलेज प्रोडक्शन। पूर्वीकरण ने डेट भी बताई है, बताएं भाई। बिल्कुल सही है, बुर्ज विधि। बुर्ज विधि, बुर्ज विधि। देखिए, हमने आपको साइलो नहीं पूछा। साइलो इज द कंटेनर इन विच साइलेज मेकिंग प्रोसेस अकर्स। मीन्स साइलो वो पात्र होता है, वे गड्ढे होते हैं जिनमें साइलेज बनाया जाता है। अब साइलेज के गड्ढे के आधार पर देखिए, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है टावर साइलो, जो कि जैसे पानी की टंकियां होती हैं ऊंचाई पर, उस तरह के होते हैं। ये होता है टावर साइलो। एक होता है ट्रेंच साइलो, जो जमीन के आधा अंदर और आधा बाहर इस तरह का होता है, ये ट्रेंच। और इस तरह से एक साइलो होता है, साइलो पिट, जो कि जमीन के अंदर होता है। ये लैंड लेवल है और ये गड्ढे में कुएं की तरह होता है, अंडरग्राउंड, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं हम पिट साइलो। अब कोई जरूरी नहीं है इसमें से कहाँ पर कौन सा साइलो कंटेनर जरूरी होता है। आपको पता है, जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है उनमें टावर साइलो अच्छा होगा। जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है उनमें, क्योंकि गड्ढे में पानी भर जाएगा, तो ये सबसे खराब मेथड हो जाएगी। तो ये तो डिपेंड करता है। हमने साइलो पिट का नहीं पूछा, हमने मेथड ऑफ साइलेज मेकिंग पूछा है। सबसे अच्छी होती है बुर्ज विधि। अगला प्रश्न बताएंगे आप, स्प्लिट हीट। स्प्लिट हीट किस में आती है? स्प्लिट हीट किस में आती है? कौन से मादा पशु में, मादा जानवर में? अरे मेयर बता दो। हॉर्स हॉर्स बता रहे हो, मादा जानवर पूछ रहा हूं तो मेयर बता दो। हॉर्स, हॉर्स में हीट आनी, वाह। हाँ भाई। अगला बताएंगे आप, कोल हीट। कोल हीट किस में आती है? अजय शर्मा हॉर्स में। हाँ, मेयर में, मेयर में शुभम केडेकर। थोड़ा नाम टफ है भैया, शुभम ही लिख देते तो। जे साहब। अब ये देखो, एक बच्चा है जो जे साहब लिख रहा है, तो हमारे से वो साहब बुलवा रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप अपना नाम क्यों नहीं लिख देते? पवन, अजय, बढ़िया है। और फॉल हीट बोलते हैं इसी को, 9 डेज हीट बोलते हैं। 9 डेज हीट बोलते हैं क्योंकि प्रसव के 9 दिन बाद ये आ जाती है। फोलिंग मतलब होता है घोड़ी में प्रसव की क्रिया। घोड़ी में प्रसव की क्रिया को फोलिंग कहते हैं, और फोलिंग से फोल दिया जाता है। फोल घोड़ी का नर या मादा बच्चा, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। फोल दो तरह का होता है। फोल दो तरह का होता है। हाँ, फोल देखो, ये साड़ी की फोल नहीं है। फोल बच्चा है घोड़ी का, FOAL। ये दो तरह का होता है, कोल्ट और फिली। अगर फीमेल है तो क्या हो जाएगा? फिली। और अगर मेल है तो कोल्ट। और ज्यादातर 1 ईयर से बिलो ही होता है, 1 साल से कम के ही होते हैं ये। अगला प्रश्न आपसे हम कर रहे हैं, बताइए, विंकिंग, विंगिंग ऑफ क्लाइटोरिस। विंगिंग ऑफ क्लाइटोरिस किसमें हीट का लक्षण है? विंगिंग ऑफ क्लाइटोरिस, बताइए विकास डांगी।
हाँ, रोशनी सभी ने आ गया। मिहिर पाटीदार मेयर घोड़ी में। और हाँ ठीक है। और ब्लीटिंग, ब्लीटिंग साउंड किसमें हीट का लक्षण है? तेज तेज ब्लीटिंग साउंड आए तो हम किसमें हीट माने? ब्लीटिंग साउंड किसका हीट का लक्षण है? बिल्कुल संदीप पाटीदार, गोट का है। हाँ, डोई या गोट, बात एक ही है, फीमेल गोट का। हम्म। अगला प्रश्न आपसे रहेगा, बताइए सेंटी मोर्गन में क्या मापा जाता है? सेंटी मोर्गन किसकी इकाई है? सेंटी मोर्गन किसकी इकाई है? अरे जेठाराम, डीओ नहीं है ये, डीओ तो डीओ नहीं है ये, डी ओ ई है, डोई 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 मतलब मादा बकरी, फीमेल गोट। चीन के बीच की दूरी, वेरी गुड। हाँ, इसे लिंकेज भी माप सकते हैं, ठीक है। तीनों के बीच की दूरी सेंटी मोर्गन में मापी जाती है। और ये हमारा अगला क्वेश्चन आया, विटामिन ई के खोजकर्ता बताओ। विटामिन ई के खोजकर्ता बताओ। अर्षित राय, ठीक है। डिस्कवरर ऑफ विटामिन, बिल्कुल रमेश राकेश मान लिया हमने। हाँ पवन, इवांस और बिशप, वेरी गुड। हाँ, इवांस एंड बिशप। अगला प्रश्न रहेगा, मैकुलम और डेविस ने किसकी खोज की थी? मैकुलम एंड डेविस, मैकुलम एंड डेविस ने किसकी खोज की थी? आपको छोटा सा लिखना है बस विटामिन का नाम। मैकुलम और डेविस, वेरी गुड। पवन कुमार लोधी, पूर्वी करण, मोर सिंह, अजय, पवन सभी आ गए, विटामिन ए। और अब हम आपसे पूछ रहे हैं, हाँ, व्हाइट मसल डिजीज किस विटामिन की कमी से होती है? व्हाइट मसल डिजीज, बताएं भाई, व्हाइट मसल डिजीज। रवीना बडोले, एस वासुनिया, राजू, व्हाइट मसल डिजीज का संबंध किससे है? विटामिन ई से है, बहुत अच्छी बात है विकास डांगी। ये सभी का आंसर आ गया। तो अब आप बताएं, विटामिन ई किस तत्व के, किस मिनरल के साथ जुड़ा होता है या मिनरल के साथ कार्य करता है? चार मिनरल्स के एग्जांपल दे रहे हैं आपको, एफी, एसी, सीयू, सीओ। बताओ कौन से खनिज के साथ विटामिन ई का संबंध है? रोशनी सभी का आ गया, सेलिनियम, बहुत अच्छी बात है। और ये सेलिनियम और विटामिन ई दोनों एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। ज्यादातर जो बीमारियां सेलिनियम की कमी से होती है वो विटामिन ई की कमी से भी होती है, क्योंकि सेलिनियम विटामिन ई का सहकारक है, कोफैक्टर है। जैसे हम आपको एग्जांपल बताएं, येलो फैट डिजीज सुअर में होती है, स्टिपलैम डिजीज बछड़ों में होती, मेमनों में होती है, व्हाइट मसल डिजीज बछड़ों में होती है। इस तरह की जो बीमारियां हैं आपस में जुड़ी हुई है। अब हम आपसे पूछते हैं, क्रेजी चिक डिजीज किसकी कमी से होती है? मुर्गी में क्रेजी चिक, क्रेजी चिक डिजीज किस विटामिन की कमी से होती है, बताएं। पूर्वीकरण, शीतल, निहाल, गोठारे सभी का आंसर सही है। क्रेजी चिक डिजीज होती है विटामिन ई की कमी से। अग... हाँ बिल्कुल। और मुर्गी में पागलपन सा आ जाता है, एक तरह से दिमाग प्रभावित होता है, ब्रेन प्रभावित होता है। क्रेजी का मतलब ही क्या होता है? क्रेजी का मतलब होता है पागल। तो हम वैसे याद रखने के लिए इसको पागल मुर्गी रोग भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न बताएंगे आप, लेग्यूमिनस हरे चारे जितने होते हैं, लेग्यूमिनस हरे चारे होते हैं, उनमें, हाँ, उनमें कोई पदार्थ होता है जिसके कारण उनसे झागदार आफरा आता है, उनको खाने पर फ्रोथी ब्लोट आता है। स्टार ग्रेजिंग कौन बता रहा है भैया? वो विटामिन बी1 की बात है। वो हाँ, पॉलीएनसिफिलो मलेशिया है। बताएं भाई। हाँ बिल्कुल, सेपोनिन। बच्चे कुछ बहुत ही अच्छे हैं। सेपोनिन जो एक पदार्थ पाया जाता है लेग्यूमिनस हरे चारे, जैसे रिंज का है, चौला है, काउपी, ल्यूसर्न, बरसीम है, इस प्रकार के फोडर्स में क्या पाया जाता है? सेपोनिन। सेपोनिन के कारण
प्रोथिफ्लोट या झागदार आफरा आता है। अगला प्रश्न रहेगा, जो निडिल टीथ है, निडिल टीथ ये किस में पाए जाते हैं? निडिल टीथ किस में पाए जाते हैं? हाँ, डाइमेथिकोन देंगे, ठीक है भाई। आशीष चौधरी, मोहर सिंह किरर, लोकेश पवन, बिल्कुल सही है। और कितने दिन के बाद ये तोड़ दिए जाते हैं, कितनी उम्र में तोड़ दिए जाते हैं? ये सुई जैसे पहने नुकीले दांत होते हैं, जो कि उसकी माँ, पिगलेट की माँ कौन होती है? सौ के थनों के ऊपर ये घाव कर सकते हैं दूध के समय। इस वजह से इन निडल टीथ्स को क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, 2-3 दिन में इनको तोड़ दिया जाता है, निडल टीथ को। सुई जैसे नुकीले दांत होते हैं, और ये किस में पाए जाते हैं? सुअर में। अगला प्रश्न आप बताएंगे। हाँ, जन्म के बाद तोड़ दो, एक दिन बाद तोड़ दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक बताएंगे आप, मक्खन का प्रकार है, जिस चीज का प्रकार है जिसको बोलते हैं मोजेरेला चीज, मोजेरेला पनीर, मोजेरेला पनीर। बताओ किसके दूध से मोजेरेला पनीर बनता है? मोजेरेला पनीर, वेरी गुड, जे साहब का आ गया रोशनी। बफेलो के दूध से। दीप्ति, शीतल, अब बताओ भाई, रोक्यू फोर्ट पनीर, रोक्यू फोर्ट पनीर, रोक्यू फोर्ट पनीर का भी आंसर देंगे साथ ही साथ अजय शर्मा, ये लोकेंद्र सिंह, अजय राजपूत। बिल्कुल, बकरी, बकरी के दूध से या गोट के दूध से रोक्यू फोर्ट पनीर। और देखिए, बकरी के बारे में आपको बता देता हूँ, सुनते रहिए आप तो। बकरी को क्या कहते हैं? गरीब की गाय कहते हैं, गरीब की गाय भी कहते हैं। और बकरी में गुणसूत्रों की संख्या होती है 60 क्रोमोसोम्स होते हैं बकरी में। और बकरी को रेगिस्तान का फ्रीज भी कहते हैं, फ्रीज ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का फ्रीज भी कहते हैं। और इसको घूमती हुई डेयरी भी कहते हैं, घूमती हुई डेयरी। घूमती डेयरी का मतलब है इससे कभी भी कहीं भी जो है आसानी से दूध प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए डेयरी भी कहते हैं। जबकि जो भेड़ होती है, इसको मोबाइल बैंक भी कहते हैं, मोबाइल बैंक। और इसको चलता फिरता एटीएम भी बोलते हैं, किसको? भेड़ को, सीप को। हाँ, तो ये चीजें ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजें देते हैं। अब ऐसी मादा जो प्रथम बार जिसका प्रसव हुआ हो, प्रसव का मतलब होता है पार्चुरेशन, फर्स्ट प्रसव वाली मादा को क्या कहते हैं? अब आप बताइए, मैंने बता दिया, बताओ फर्स्ट प्रसव वाली मादा को क्या कहते हैं? बिल्कुल रोशनी, वेरी गुड, प्रीमी पैरा, प्रीमी पैरा, प्रीमी पैरा। और ऐसी मादा जिसने जन्म दिया ही नहीं हो किसी को, ऐसी मादा जिसने अभी तक किसी को जन्म ही नहीं दिया हो, शुभम ठाकुर बताइए, क्या कहते हैं उसको? बताओ। बिल्कुल, नल्ली पैरा, नल्ली पैरा। और ऐसी मादा जो कई प्रसव जिसके हो चुके हों, हाँ, को क्या बोलते हैं हम? लोकेंद्र सिंह, जतिन अग्रल, मोहर सिंह किरर। नए बच्चे भी आज हैं यहाँ पर, नारायणी मेडिकोज, बताएं भाई। सभी का सही है, प्लूरी पैरा। और हाँ, ऐसी मादा जो एक प्रसव में एक बच्चा देती हो, एक प्रसव में एक ही संतान पैदा करती हो, ऐसी हाँ मादा को क्या कहते हैं? बताएं भाई। आर्या, बिल्कुल, दीप्ति तिवारी, वेरी गुड, मोनोटोकस, मोनोटोकस। और जो एक प्रसव में कई बच्चे देती हो को बोलते हैं हम पॉलीटोकस। बहुत बढ़िया बात है। अगला प्रश्न रहेगा आपसे, बताइए लैक्टेशन टिटेनी, बताइए लैक्टेशन, लैक्टेशन टिटेनी किस तत्व की कमी से होती है? किस धातु या किस खनिज की कमी से लैक्टेशन टिटेनी होती है? देखिए, मैं शुरू के 2-3 नाम ही बोल सकता हूं,
मैग्नीशियम सभी का आ गया। हाँ राजू, रोशनी, मैग्नीशियम की कमी से होती है। तो अब हाँ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। को व्हीट पाश्चर डिजीज कहते हैं। जिन क्षेत्रों में हाँ, जिन क्षेत्रों में जो घास उगती है वो पीली होती है या उसमें हरापन कम होता है, हरापन कम होता है, उन क्षेत्रों में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी मानी जाती है ऐसी मिट्टी में। आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम के जो साल्ट होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा इस प्रकार का, जैसे हम खेतों में देखते हैं ये इस तरह के ग्राउंड है, जो नीचा वाला क्षेत्र होता है, गड्ढा वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर जो घास उगती है वो गहरी हरी होती है, बहुत ही ग्रीन ग्रीन कलर की होती है। ऐसी ऐसी घास होती है बिल्कुल हरी हरी हरी। और यहाँ पर देखते हैं हम इसके किनारे पर तो यहाँ पीली पीली घास होती है, क्योंकि मैग्नीशियम के जो साल्ट है पानी के साथ डिजोल्व होकर के नीचे वाले क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर मैग्नीशियम के साल्ट की प्रचुरता है। यहाँ पीलापन क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम की कमी है। आपको पता है मैग्नीशियम की कमी हुई तो क्लोरोफिल सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। आपको पता है पर्णहरित या क्लोरोफिल जो होता है उसकी केंद्रीय धातु होती है मैग्नीशियम। जिस प्रकार से हीमोग्लोबिन की केंद्रीय धातु आयरन होती है, Fe होती है, वैसे ही पर्णहरित या क्लोरोफिल की केंद्रीय धातु होती है मैग्नीशियम, जिससे पोरफायरिन वलय, पोरफायरिन रिंग्स जुड़ी हुई होती है और ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनता है। जब भी मैग्नीशियम की कमी होगी वैसे ही यहाँ पर पीलापन होगा घासों में, और ऐसी घासों में मैग्नीशियम की कमी होने से ये लैक्टेशन टिटेनी हो जाएगा। पीली घासों को खाने से, लगातार मैग्नीशियम डेफिशिएंसी वाली घासों को खाने से। अब हम आपसे पूछते हैं घोड़ी में, बताइए ये लैक्टेशन टिटेनी किस तत्व की कमी से होती है? हम घोड़ी में पूछ रहे हैं, घोड़ी में लैक्टेशन टिटेनी बताइए भाई। वेरी गुड, कैल्शियम की कमी से होती है। हाँ, कैल्शियम की कमी से क्या होती है घोड़ी में? लैक्टेशन टिटेनी। वेरी गुड। बताएं भाई, प्रोएस्ट्रस ब्लीडिंग किस में पाई जाती है? बताइए, प्रोएस्ट्रस ब्लीडिंग किस में पाई जाती है? एक ही वर्ड बता दीजिए। हाँ, वेरी गुड, बिच। और मेटास्ट्रस ब्लीडिंग किस में पाई जाती है? दोनों ही बता दीजिए। रोशनी, आर्या, मिहिर पाटीदार, राजू, नरेंद्र, जेठाराम, हाँ, करिश्मा, शंडोलिया, दीप्ति तिवारी, दोनों ही बता रहे हैं भाई। वेरी गुड, काऊ में पाई जाती है। बताइए, बताइए, गाय के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल, एसेंशियल अमीनो एसिड्स की संख्या बताइए। गाय के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल बताओ कितने होते हैं? वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, क्योंकि गाय एक रूमिनेंट है, और रूमिनेंट जानवरों में अपने जो रुमन होता है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है उसमें ज्यादातर आवश्यक अमीनो अम्ल संश्लेषित हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर माइक्रोबियल प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे सारे आवश्यक जो अमीनो अम्ल हैं वो मिल जाते हैं। तो गाय के लिए या किसी भी रूमिनेंट के लिए आपसे पूछे तो असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं 0। वैसे ही अगर आपसे पूछ ले मुर्गी के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं, तो मुर्गी के लिए हो जाते हैं 11। सामान्यतः जानवरों में 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक होते हैं। असेंशियल होते हैं 10, नॉन एसेंशियल होते हैं। जो फूड में नहीं चाहिए वो नॉन एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल का मतलब वो बॉडी के अंदर खुद सिंथेसाइज हो जाते हैं। मुर्गी में जो 11वां होता है वो होता है ग्लाइसिन। इस तरह आपको याद रखने हैं। हाँ, अगर हम पूछे हम बोले कि मानव के लिए क्या होता है, तो मानव के लिए जो आर्जिनिन होता है और हिस्टिडीन होता है ये अर्ध अनिवार्य होते हैं, सेमी एसेंशियल होते हैं, पूरी तरह से एसेंशियल नहीं होते। अगला प्रश्न आपसे रहेगा हमारा, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है बताए भाई। संदीप पाटीदार, नरेंद्र वर्मा, बताइए विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? बिल्कुल, नारायणी मेडिकोज। ये हो गया टाइफाइड के लिए, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। अगला बताइए, मुर्गी में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या बताइए। मुर्गी में सर्वाइकल वर्टिब्री, मुर्गी में गर्दन वाली कशेरुकाएं वर्टिब्रा कितनी होंगी बताओ फास्ट?
ये 7 कौन बता रहा है? 14 होगी, 14। अरे आप मुर्गी का कशेरुकदंड सूत्र नहीं जानते क्या? C14TH और फिर लंबो प्लस सेक्रल, ये दोनों जुड़ जाती है 14, और ये कॉक्सियल 4 से 9 ये जुड़ जाती है। देखिए इस तरह से होता है। ये सर्वाइकल वर्टिब्री 14, और ये थोरेसिक, और ये होती है लंबर और सेक्रम जुड़ करके ये बना देती है तीन सेक्रम, और ये होता है पाइगो स्टाइल। वैसे ही आपसे पूछूं मैं, ऊंट की थोरेसिक कितनी होती है? बताओ, कैमल की थोरेसिक वर्टिब्रे कितनी होती है? पवन कुमार लोधी, बताओ भाई। नहीं बता रहे, क्या चक्कर है, आता नहीं क्या? रोशनी ने बताया सबसे बढ़िया आंसर 12। देखिए कैमल में क्या सिस्टम होता है, C7TH12, हाँ L6S5, और कॉक्सिजियल 18 से 21। ध्यान दीजिए जितने भी मैमल्स हैं उनकी सर्वाइकल आपको याद ही नहीं रखनी, क्योंकि मैमल्स की सर्वाइकल 7 होती है। और आपको थोरेसिक का ध्यान रखना है, जो कि हॉर्स में 18 होती है, 18 होती हैं, गाय में 13 होती हैं, और ऊंट में होती हैं 12। अगला प्रश्न बताएंगे आप, किलोसिस किस विटामिन की कमी से होता है? किलोसिस या चिलाइटिस, CHELITIS, चिलाइटिस। चिलाइटिस का मतलब होता है होंठों की सूजन। इसको एंगुलर स्टोमेटाइटिस भी बोलते हैं। विच विटामिन डेफिशिएंसी, कौन से विटामिन की कमी से? लोकेंद्र सिंह बिल्कुल गलत है, रोशनी का बिल्कुल सही है, विटामिन B2, यानी जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। अब इसका आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि विटामिन B2 जिसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, दीप्ति तिवारी नहीं, गलत है, मिहिर पाटीदार गलत है, हाँ हेमा गलत है। विटामिन B12 को, B2 को सॉरी, जो राइबोफ्लेविन है वो B2, जो कि सांड के सीमन में पाया जाता है। सांड के सीमन का जो कलर होता है थोड़ा बहुत, वो इस राइबोफ्लेविन की वजह से होता है। आपने दही देखा होगा, दही के साइड में छन छन करके हल्का पीला रंग का एक पानी सा इकट्ठा हो जाता है दही छाछ में, और उसमें राइबोफ्लेविन प्रेजेंट होता है। राइबोफ्लेविन ज्यादातर बनता है यीस्ट के द्वारा बनाया जाता है, यीस्ट से, या फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट होता है राइबोफ्लेविन। अब आप सुन लीजिए कि सर्दियों में ज्यादातर लोग डेयरी प्रोडक्ट्स, जो फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका उपयोग नहीं करते, जैसे दही है, छाछ है, उनका कम उपयोग करते हैं। और यहाँ पर होठों पर, दोनों किनारों पर, होठों पर छोटे छोटे से इन्फेक्शन या घाव जिसको बोल दीजिए, या सूजन बोल दीजिए, इसको एंगुलर स्टोमेटाइटिस बोलते हैं, वो हो जाता है। तो ये होता है विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी से, जिसको चिलोसिस या चिलाइटिस या एंगुलर स्टोमेटाइटिस भी हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न बताएंगे आप, स्यूडो रिंडरपेस्ट किसको बोलते हैं? स्यूडो रिंडरपेस्ट किस बीमारी को बोलते हैं? स्यूडो RP, बताइए किस बीमारी को स्यूडो रिंडरपेस्ट बोलते हैं? बिल्कुल संदीप पाटीदार, बिल्कुल सही है, PPR को ही बोलते हैं। रोशनी ठीक है, हाँ स्यूडो रिंडरपेस्ट PPR को ही बोलते हैं। अगला बताएंगे आप, सुअर में एक बीमारी होती है मेड इच, ये कौन सी बीमारी है, वो क्या बोलते हैं? सुअर में मेड इच नाम की एक डिजीज होती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही है, ठीक है भाई, सूडो रेबीज, सूडो रेबीज को ही बोलते हैं। अगला आप बताएंगे आप, चूहे जैसा मुंह किस भेड़ का होता है? माउसी ग्रे फेस, और सिंह किरर, माउसी ग्रे फेस, माउसी ग्रे फेस किसका होता है, किस भेड़ का होता है? माउसी ग्रे फेस, बिल्कुल संदीप पाटीदार, साउथ डाउन, साउथ डाउन का होता है। अगला बताएंगे आप, हाँ ब्लड ब्लड कैल्शियम लेवल कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? कौन सा हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है?
दो ऑप्शन है आपके पास, कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन, दोनों में से बता दीजिए। पैराथार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को देखिए, कैल्सिटोनिन तो ब्लड में से कैल्शियम को ले जाकर के हड्डियों में जमा करता है, जिससे हड्डियों में टोन आती है। नाम से ही पता चल रहा है, कैल्सीटोन, हड्डियों को टोन करने वाला, मजबूत करने वाला होता है कैल्सिटोनिन। और पैराथार्मोन जो है, ये ब्लड में हड्डियों से लेकर के ब्लड में लाता है कैल्शियम, यानी ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, जिससे हड्डियां क्या होती है, कमजोर। तो अगर पैराथार्मोन की अधिकता होगी तो हड्डियां क्या होंगी, कमजोर। और यदि कैल्सिटोनिन की अधिकता होगी तो हड्डियां होंगी मजबूत। अगला प्रश्न आपसे रहेगा हमारा, फर किस जंतु से प्राप्त होता है? फर, फर कौन से डोमेस्टिक एनिमल से प्राप्त होता है? फर का बताओ। फर का नाम सुना होगा आपने। हाँ, रेसे होते हैं या ये खरगोश से प्राप्त होते हैं भाई। फर किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। अरे खरगोश से या रैबिट से क्या प्राप्त होता है? फर। छोटे छोटे बाल होते हैं मुलायम, उनको क्या बोलते हैं? फर। बाकी तो आप जानते हो, पश्मीना है, ये जानते होंगे आप, या लोही है, लोही तो बाकरवाल से प्राप्त होती है, या फिर यूं कहें मोहेर है। इनके नाम तो आपने सुने होंगे। कश्मीरी बकरी से प्राप्त होता है पश्मीना, लोही प्राप्त होता है भाकरवाल से, मोहेर प्राप्त होता है अंगोरा से, जो टर्की की एक नस्ल है। अगला प्रश्न आप बताएंगे, सर्जरी का प्रश्न ले लेते हैं। कोनेल सूचर किसके लिए लगाए जाते हैं? कौन से अंग में कोनेल सूचर लगाए जाते हैं? कोनेल सूचर, बिल्कुल जेठाराम समझ के हम, कोनेल सूचर। हाँ, ये लगाए जाते हैं इसोफेगस में, इसोफेगस। और एक बहुत ही गजब प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं मैं, बताइए, ब्रेड एंड बटर कंसिस्टेंसी हर्ट की हो जाए तो वो कौन सी बीमारी है जिसमें ब्रेड एंड बटर कंसिस्टेंसी हो जाती है? कौन सा बच्चा बता सकता है? हर्ट की ब्रेड एंड बटर कंसिस्टेंसी, हर्ट की पूछा है हमने भैया, हर्ट की पूछा है। दीप्ति पवन कुमार लोधी, हमने हर्ट की पूछा। जो ट्रोमेटिक रेटिकुलाइटिस वाली जो कंडीशन है, जिसको हम फॉरेन बॉडी सिंड्रोम बोलते हैं, में हर्ट की कंडीशन हो जाती है ब्रेड एंड बटर जैसी, यही है। हाँ देख लीजिए, ब्रेड एंड बटर कंडीशन ट्रोमेटिक रेटिकुलाइटिस में हर्ट की कंडीशन हो जाती है। हाँ, टीआरपी में ये हर्ट ब्रेड एंड बटर लाइक हो जाता है। अगला प्रश्न बताएंगे, CYCLOPS, साइक्लोप्स एक जंतु होता है पानी का, साइक्लोप्स आई ज्यादातर एक जन्मजात विकृति समझ लो, त्रुटि समझ लो, एक ही आंख उपस्थित होती है। साइक्लोप्स आई का मतलब एक ही आंख। तो ये वो जो आंख होती है वो भी यहाँ होती है। साइक्लोप्स जो एक जंतु होता है, उसमें यहाँ सिर के बीच में एक आंख होती है। साइक्लोप्स आई का मतलब हो गया एक आंख की उपस्थिति। और ये साइक्लोप्स आई अ, जन्म लेने के बाद ज्यादातर किसमें पाई जाती है? घोड़े, घोड़े के बच्चों में ये ज्यादातर पाई जाती है। इसको साइक्लोप्स इक्वाई भी बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, एक सर्जरी है जिसको बोलते हैं विंसॉट, विंसॉट सर्जरी। विंसॉट सर्जरी बताओ, ये किसके लिए किया जाता है, किसके लिए की जाती है विंसॉट सर्जरी? कौन से अंग की सर्जरी है, फिर हम डिटेल में हम बताएंगे। बिल्कुल संदीप पेट पाटीदार का आंसर आ गया, पेनिस की सर्जरी है। जिसको जो क्वेश्चन नहीं आए लिख सकते हो, पेनिस की सर्जरी है। और पेनिस का कोई भी हिस्सा जब लेसरेटेड हो जाता है या इन्फेक्टेड हो जाता है, कट फट जाता है, तो उस एरिया को हटा करके सर्जिकली उसका रिमूवल किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम विंसॉट सर्जरी, विंसॉट सर्जरी। कुछ बच्चों को तो काफी अच्छा आता है। हाँ, अगला प्रश्न हम पूछ लेते हैं, ये भी शानदार प्रश्न है। बताइए, फेरोस्कोपी टेस्ट, फेरोस्कोपी टेस्ट
चुंबक से किया जाता है, ये हम आइडिया दे रहे हैं आपको, चुंबक से फेरोस्कोपी टेस्ट किया जाता है। या एक और है साथ ही साथ बैक ग्रिप टेस्ट। बैक ग्रिप टेस्ट मतलब पीछे पीठ में से जोर से यहाँ से स्किन पकड़ के दबाते हैं, जिससे जानवर को बहुत तेज पेन होता है, तो बैक ग्रिप टेस्ट कहते हैं। शंकर निनामा, बताइए भाई ये सही, सभी का सही है। ट्रोमेटिक रेटिकुलो, हाँ, पेरिकार्डाइटिस या पेरिटोनाइटिस इनमें होता है ये। सभी का सही आंसर है, दोनों टेस्ट का ध्यान रखना है आप। अगला, ओवाइन कीटोसिस। ओवाइन कीटोसिस को क्या बोलते हैं? इसका एक नाम और है, गिव द सिनोनिम ऑफ ओवाइन कीटोसिस। हेमंत कुमार डांगा, आप अभी कुछ भी मत बोलिए, हमारे बच्चों की छत्तीसगढ़ की परसों एग्जाम है, बिल्कुल भी मत बोलिए। पहले से अभी नहीं है। हाँ, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, अभी आप पढ़ लीजिए बस, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया को क्या कहते हैं? ओवाइन कीटोसिस कहते हैं। अगला प्रश्न आप बताएंगे मेरे को, बताइए कीटोसिस रोग में, हाँ, हम पशु को सोडियम प्रोपेनेट देते हैं, सोडियम प्रोपेनेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और उससे उसको एनर्जी मिलती है। कीटोसिस रोग की जो नर्वस फॉर्म होती है, उस नर्वस फॉर्म में देखिए दो फॉर्म होते हैं, डाइजेस्टिव फॉर्म, एक नर्वस फॉर्म। नर्वस फॉर्म में गोल गोल चक्कर काटना, पागलों जैसे लक्षण, क्योंकि ग्लूकोज की कमी हो जाती है ब्रेन में। अब ब्रेन में ग्लूकोज की कमी होते ही तो पागलों वाले लक्षण है या नर्वस सिस्टम वाले लक्षण है, सारे आ जाते हैं। जैसे एक रोग होता है ट्रिप्नोसोम, इवान साइज से सर्रा होता है, जब सर्रा भैंसों में होता है तो उसमें भी वही नर्वस सिम्टम्स आते हैं। जैसे जब लेड पॉइजनिंग होती है, आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है, उनमें भी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, उनमें भी इस तरह के नर्वस सिम्टम्स आते हैं। तो जब ब्रेन में ग्लूकोज की कमी होती है तो हाँ, नर्वस सिम्टम्स आते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, दूध का मीठापन, बताइए दूध का मीठापन किसके कारण होता है? बताएं भाई, दूध का मीठापन कौन से कंपोनेंट के कारण होता है? बच्चों ने आंसर सभी ने दे दिया, लैक्टोज के कारण होता है। अब मैं आपको हाँ, कुछ रिलैक्स करता हूँ। देखिए, हम शरीर से संबंधित कुछ शब्दावली एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं, उसमें जैसे आपके सामने बताऊं, ये शरीर से दूर वाला भाग जो होता है डिस्टल होता है, शरीर के पास वाला भाग प्रॉक्सिमल होता है। वैसे ही ऊपर वाला भाग होता है सुपीरियर, नीचे वाला भाग होता है इंफीरियर, सुपीरियर इंफीरियर। वैसे ही लेफ्ट वाला भाग होता है सिनिस्टर, राइट वाला होता है डेक्स्टर, सिनिस्टर डेक्स्टर, प्रॉक्सिमल डिस्टल। वैसे ही किसी वुंड को व्यक्त करने के लिए हम सुपरफिशियल और डीप कर सकते हैं, जैसे डीप यानी गहरा, सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर। वैसे ही हम लेटरल और मीडियन को कर सकते हैं। शरीर का जो पार्श्व वाला भाग होता है उसको हम लेटरल बोलते हैं, शरीर की तरफ वाला भाग होता है वो मीडियल। जैसे ह्यूमरस बोन है आपके सामने, ये जो सरफेस होगी वो लेटरल होगी, ये वाली मीडियल होगी। वैसे ही डोर्सल और वेंट्रल होता है, जैसे ये मेरा डोर्सल है और ये मेरा वेंट्रल है, नीचे की तरफ वेंट्रल। तो शरीर के कुछ भाग हैं जिनके आपको आने चाहिए, जैसे अग्रपाद का वह हिस्सा, यानी जो हमारे अग्रपाद है वो हाथों में रूपांतरित है। तो ये जो हिस्सा है जो जमीन को स्पर्श करता है, चूंकि हम भी पहले टेट्रापोड्स थे, टेट्रापोड्स के बाद हम हमारे अंदर द्विपाद गमन आया है, और ये वाला हिस्सा कहलाता है पाल्मर। और पिछले पैर का हिस्सा जो जमीन को स्पर्श करता है उसको बोलते हैं प्लेंटर। और नाक की वाला भाग, नाक की तरफ वाला भाग होता है वो रोस्ट्रल कहलाता है। सिर की तरफ वाला भाग क्रेनियल कहलाता है। पूंछ की तरफ वाला कॉडल कहलाता है। ठीक है, ये आपका ब्रेक हो गया। अब वापस स्टार्ट करते हैं। बताइए, भूख की कमी के लिए कौन सी टर्म आप यूज करोगे? भूख की कमी, भूख की कमी किसे कहते हैं? रवीना बडोले, भूख की कमी।
बताइए भाई। एनोरेक्सिया। देखिए भूख को एपेटाइट कहते हैं, एक बच्चे ने एपेटाइट लिखा है, लोकेंद्र सिंह ने, बाकी सभी बच्चों ने सही लिखा है। भूख की कमी के लिए जो टर्म यूज की जाती है एनोरेक्सिया यूज की। अरे भूख को एपेटाइट बोलते हैं। और शरीर में वो सॉरी मस्तिष्क में ब्रेन में भूख का केंद्र आप बताएंगे तो भूख, प्यास, तापमान, प्यार, मोह, ईर्ष्या, घृणा, इन सभी का एक ही केंद्र होता है ब्रेन में। वेरी गुड, हाइपोथैलेमस, वही हाइपोथैलेमस। और इसी हाइपोथैलेमस को कहते हैं मस्तिष्क का सचिवालय। मस्तिष्क का सचिवालय। और यही हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी नियंत्रण करता है। सेक्रेटरीट ऑफ ब्रेन, जैसे सेक्रेटरीट में सारे काम होते हैं, बहुत सारे आईएएस बैठते हैं, वैसे ही हाइपोथैलेमस जो है मस्तिष्क का क्या कहलाता है, सचिवालय कहलाता है। अगला, मुर्गी या पक्षियों के पंखों पर एक ग्रंथि पाई जाती है, पंखों पर एक ग्रंथि पाई जाती है, उसका नाम बताओ, जो कि उस उन पंखों को वाटर रेसिस्टेंट बनाती है, उनके ऊपर एक वैक्स या ऑयल की सी लेयर बनाती है, जिससे पंख पानी में नहीं भीगते, और जब भी बारिश होती है पक्षी भीगते हैं तो वो एक बार फड़फड़ाते हैं, उसमें पूरा पानी उड़ जाता है। बताओ क्या कारण है, कौन सी ग्लैंड्स के कारण ये ऐसा होता है। देखिए मोर इतना भारी बड़ा होता है, काफी पक्षी होते हैं, जब बरसात होती है उनके ऊपर इतना सारा पानी गिरता है, यदि ऊन की तरह ये पानी सोखने लग जाए तो पक्षी वहीं गिर जाएंगे, उड़ भी नहीं पाएंगे, 3-4 दिन में जाकर के पक्षी सूखेंगे, और इनसे उनको उनका शिकार हो जाएगा, और अब तक जो है एवीज जो है पूरा खत्म हो जाता है। क्या आपको पता है धरती पर कितने खतरनाक खतरनाक, हाँ बच्चों ने घुटने टेक दिए हैं। और घुटने टेक दिए तो हम बता देते हैं भाई, प्रीन ग्रंथियां, प्रीन ग्रंथियां, या जिनको हम यूरोपाइजियल ग्लैंड्स बोलते हैं, यूरोपाइजियल ग्लैंड्स बोलते हैं, ये प्रीन ग्रंथियां पक्षियों के पूंछ की तरफ, पंखों, हाँ मोहर सिंह कीरर। अगला बताएं भाई, गटरल पाउच, ये प्रश्न बार बार रिपीट कर रहा हूँ, गटरल पाउच किस में पाए जाते हैं, अब बताएं गटरल पाउच, मोहर सिंह कीरर। 0-0 मत लिखो, अब तो सिंपल क्वेश्चन आ गया, कई बार पूछ चुका ये मैं। बिल्कुल, घोड़े में जो यूस्टे के नलिकाएं हैं वो फूल करके, हाँ भाई रवीना बड़ोले, हेमा राजौरिया, वो यूस्टे के नलिकाएं फूल करके क्या बनाती हैं, गटरल पाउच। तो घोड़े हैं, गधे हैं, खच्चर, इनमें सब में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बताइए जेल्डिंग किसको बोलते हैं, जेल्डिंग, GELDING, जेल्डिंग, जेल्डिंग और जेल्ड, जेल्डिंग या आप जेल्ड भी कह सकते हो। जतिन अग्रवाल, हर्षित राय, शीतल ओसारी, गलत है भाई, कैस्ट्रेटेड हॉर्स को बोलते हैं, कैस्ट्रेटेड हॉर्स को बोलते हैं। पिक कौन बता रहा है, पिक कौन बता रहा है, पकड़ो इसको, ये दीपक पटेल पढ़ता नहीं है, ध्यान दो। जेल्डिंग होता है ऐसा घोड़ा जिसको बधियाकृत कर दिया गया हो, उसको बोलते हैं जेल्डिंग। अगला बताएं आप, हाँ, जेकबसन का अंग किससे संबंधित है, जेकबसन, या जिसको हम बोलते हैं पोमेरो नेजल ऑर्गन, बताइए ये अंग किससे संबंधित है, संदीप पाटीदार, नोस्ट्रिल से नहीं, थोड़ा और डीप में जाओ, हाँ, हम तो यूं कहते हैं कौन सी क्रिया से संबंधित है, स्मेल से संबंधित है, हाँ स्मेल से संबंधित, ठीक है। ये भोजन में गंध ग्रहण करने का या खुशबू बदबू का पता लगाने के लिए होता है, जैकबसन का अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हाँ, कुछ गायें जो कि ज्यादा दूध उत्पादन करती हैं, उन गायों में क्या होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण उनमें चलने फिरने में प्रॉब्लम हो जाती है, मिल्क फीवर तो नहीं हो पाता है खैर, लेकिन चलने फिरने में प्रॉब्लम आ जाती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। अरे फ्लेमान रिएक्शन किसके हो गई भाई लोकेंद्र, फ्लेमान रिएक्शन,
कमल सोलंकी ने दिया है मस्कुलर डेस्ट्रोफी। नहीं भैया, मस्कुलर डेस्ट्रोफी तो विटामिन ई की कमी से या सेलेनियम की कमी से होती है। सुन लीजिए, उसको बोलते हैं मिल्क लेमनेस। मिल्क लेमनेस। मिल्क लेमनेस का मतलब होता है हाँ, लगातार जो है कीटोसिस नहीं भैया, कीटोसिस गलत है, ये आप तुक्के मत मारो। जब बहुत सारा दूध देने वाली जो गायें होती हैं उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, उस वजह से वो चलने फिरने में, उनके जॉइंट्स में, उनकी हड्डियों में हाँ पेन होने लगता है, उसको बोलते हैं मिल्क लेमनेस। और एक होता है मिल्क एलर्जी। ये और बता देता हूँ आपको साथ के साथ। तो ज्यादा दूध देने वाली जो गायें होती हैं उनका जो अडर है वो दूध के प्रेशर के कारण तनाव में आ जाता है, और इस दूध की जो प्रोटीन्स हैं यहाँ से छन करके और कभी कभी जो अडर में कैपिलरीज होती हैं उन कैपिलरीज में पहुंच जाती है। और चूंकि दूध की प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन जब इस तरह से पहुंच जाएंगी प्रेशर के कारण, तो यहाँ पर रेडनेस आ जाएगी और एलर्जी जैसी कंडीशन हो जाएगी। तो ज्यादा दूध देने वाली गायों में जिनमें प्रेशर ज्यादा होता है अडर में, उनमें ये वाली कंडीशन हो जाती है जिसको बोलते हैं मिल्क एलर्जी। और इसी तरह से एक टर्म और होती है मिल्क स्टोन। मिल्क स्टोन, देखिए ये मिल्क स्टोन दो जगह काम में आती है टर्म। जब दूध वाले जो बर्तन होते हैं, जिनमें डेयरी के बर्तन जिनमें रोज दूध भरा जाता है और उनको साबुन से, सर्फ से, इनसे साफ किया जाता है, तो वो जो साल्ट है, मिल्क का जो कैल्शियम है, उन साल्ट से क्रिया करके दूध के बर्तन में इधर इस तरह से खांचों में कहीं ना कहीं ये पत्थर सा बन करके और जमा हो जाता है, उसको भी मिल्क स्टोन बोलते हैं। और दूसरा मिल्क स्टोन होता है जो स्तन ग्रंथियां होती हैं इनकी टीट कैनाल के अंदर, कभी कभी दूध प्रॉपर लेट डाउन नहीं होने पर या निकालने नहीं निकालते हैं या किसी कारण से यहाँ पर पत्थर जैसी संरचना बन जाती है, जिसको मिल्क स्टोन या फिर उसका एक टर्म और है उसको लेक्टोलिथ भी बोलते हैं। लेक्टोलिथ भी बोलते हैं उसको। आर्या ने बता दिया इलेक्ट्रोलिथ बोलते हैं। अगला प्रश्न आप बताएंगे। हाँ भाई, अब हम एक प्रश्न ले लेते हैं टॉक्सिकोलॉजी से, और टॉक्सिकोलॉजी का ये प्रश्न है हमारा। हाँ बताइए, आर्सेनिक की विषाक्तता सामान्यतः किस से होती है? आर्सेनिक की विषाक्तता, आर्सेनिक पॉइजनिंग, आर्सेनिक टॉक्सिसिटी या आर्सेनिक पॉइजनिंग किससे होती है? तो ज्यादातर ये विषाक्तता होती है, आप नहीं बता पा रहे तो मैं बता देता हूँ, चूहे मारने की दवाई से। चूहे की मारने की जो जहर होता है, विष होता है, इसमें आर्सेनिक के साल्ट होते हैं। हाँ भाई, साइपरमेथ्रिन नहीं भाई, साइपरमेथ्रिन तो खुद पायरिथ्रोइड है, खुद पायरिथ्रोइड है। हाँ, रोडेंटिसाइड से हो जाता है। हाँ, रोड साइड प्लांट से भाई रोशनी, आप लेड पॉइजनिंग होती है रोड साइड प्लांट, आपको बताए थे मैं अच्छे से। जो वाहन जब गुजरते हैं लगातार, तो वाहनों के धुआं में चूंकि लेड होता है, वो लेड उन पेड़ पौधों पर जमा हो जाता है, और उनको जब पशु लगातार खाते रहते हैं तो उनमें लेड पॉइजनिंग होती है। हमने तो आर्सेनिक का पूछा है कि जो एंटीडोट होता है वही BAL, जिसको हम बोलते हैं डाइमर कैप्रोल। हाँ, रोडेंटिसाइड से होता है। और चूहे मारने की जो एक्चुअल जो जहर होता है वो जिंक फास्फाइड होता है। ये जिंक फास्फाइड जो हमारे घरों में जो रखते हैं चूहे मारने के लिए, हाँ, वो होता है जिंक फास्फाइड, आर्सेनिक पॉइजनिंग। अगला प्रश्न आप बताएंगे, ओम्फेलाइटिस किसकी सूजन है? ओम्फेलाइटिस, ओम्फेलाइटिस किसकी सूजन है? पवन कुमार लोधी। बिल्कुल, संदीप पाटीदार ने बता दिया, नेवल कोड की सूजन को क्या बोलते हैं? ओम्फेलाइटिस बोलते हैं। अगला बताएं, माल्टा बुखार किसको बोलते हैं? सिंपल सिंपल से प्रश्न, छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। लोकेंद्र सिंह जतिन ने बता दिया। बिल्कुल, ब्रुसेलोसिस को बोलते हैं, ब्रुसेला वाला जो रोग है वो क्या बोलते हैं? माल्टा बुखार भी बोलते हैं। अगला प्रश्न बताएंगे, एनिमल प्रोटीन फैक्टर किस विटामिन को कहते हैं? एनिमल प्रोटीन फैक्टर, रवीना बड़ोले, एस वासुनी, एनिमल प्रोटीन फैक्टर किस विटामिन को कहते हैं? बिल्कुल, संदीप पाटीदार ने आंसर दिया, विटामिन B12। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई।
एनिमल प्रोटीन फैक्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बताओ आप, राइस फील्ड वर्कर्स डिजीज, राइस फील्ड वर्कर्स डिजीज किस बीमारी को बोलते हैं? धान के खेत के श्रमिकों का रोग किस बीमारी को बोलते हैं? धान के खेत के श्रमिकों का रोग किस बीमारी को बोलते हैं, बताओ भाई। बिल्कुल सही है, लेप्टोस्पाइरोसिस। लेप्टोस्पाइरोसिस, इसको कैनाइन टाइफस भी कहते हैं। हाँ हाँ, इसको मड फीवर भी बोलते हैं, इसको कीचड़ बुखार भी बोलते हैं, इसको स्वाइन हैंडलर्स डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है इसको। हाँ, इसमें हेपेटाइटिस हो जाती है लेप्टोस्पाइरोसिस में। राइस फील्ड वर्कर्स डिजीज भी बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न रहेगा हमारा आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे भी पूछ लेते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? कई बार बता दिया मैंने। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी होती है एटीपी। और फिर आपसे पूछ ले, एटीपी की खोज किसने की थी? बताओ भाई, एटीपी की खोज किसने की थी? हाँ, अब खोज बताओ। एटीपी तो सबको याद है, खोज बताओ। बताओ बेटा बताओ। अरे वारे जतिन, रुक कैसे गए, कमेंट खत्म। कोई बात नहीं, हम बता देते हैं आपको। लोहमान ने की थी। लोहमान। और ये बेंडा बेंडा कौन बता रहा है? कमल सोलंकी, बेंडा नहीं, लोहमान ने की थी, एटीपी की खोज की थी किसने? हमें पता है आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है, ठीक इसी तरह से उस एग्जामिनर को भी पता है, उसका भी जीवन निकल गया इन चीजों में। क्या चीज आपसे आती है? लोहमान ने इसकी खोज की थी, एटीपी की खोज की थी। ऐसे ही सिंपल सा पूछ लूं आपसे, घातक जीन की खोज किसने की थी? दीपक पटेल ने बता दिया, कल डांगी ने भी बता दिया था, रवीना बड़ोले। बताइए भाई, घातक जीन की खोज किसने की थी? लीथल जीन, लीथल, लीथल जीन। देखिए, वे जीन जिनकी उपस्थिति मात्र से जीव की भ्रूणावस्था में मृत्यु हो जाती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेथ हो जाती है, उनको घातक जीन कहते हैं। घातक जीन जैसे चूहों में भी पाई जाती है। हाँ, जो पीले रंग की जीन है वो घातक जीन होती है। चूहों में पीले रंग की जीन, चूहों में पीले रंग की को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और चूजों में जो क्रीपर जीन होती है, क्रीपर जीन होती है, वो घातक जीन होती है। बिल्कुल सही है, बच्चों ने आंसर सही दिए। क्यू नॉट ने की थी, घातक जीन की खोज की थी। क्यू नॉट ने, क्यू नॉट, क्यू नॉट ने की थी। और अगला प्रश्न आप जीन से ही बताएंगे। सबसे पहले कृत्रिम जीन का संश्लेषण किसने किया था? सबसे पहले इंडिया के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल जीन बनाई थी, सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, उसका नाम बताओ आप। बिल्कुल, रोशनी ने बता दिया, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने की थी। अब देखिए, जीन्स के बारे में मैं बता दूं आपको। डीएनए के अणुओं को या डीएनए के कोई भाग जो किसी विशेष लक्षण से उसको जीन कहते हैं। जीन आनुवंशिकी, भौतिक, आनुवंशिकी का भौतिक आधार है, जेनेटिक्स का भौतिक आधार है। जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। और जीन कोई डीएनए का या गुणसूत्र पर पॉइंट के रूप में पाया जाता है। तो जीन्स भी कई प्रकार की होती है, जैसे प्लियोट्रोपिक जीन है। प्लियोट्रोपिक जीन जो होती है, जो बहुत सारी जीन्स मिल करके और एक जीन है बहुत सारे लक्षणों को नियंत्रित करे, तो उसको बोलते हैं हम प्लियोट्रोपिक जीन। और पॉलीजीन या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसमें बहुत सारी जीन मिलकर के किसी एक लक्षण को नियंत्रित करे। जैसे मानव में जो स्किन कलर है, वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का उदाहरण है। इसकी ह्यूमन कोट कलर है। जैसे बहुत सारी जीन्स हैं, वो मिलकर के किसी एक लक्षण को नियंत्रित करे, तो उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। वैसे ही कृत्रिम जीन की खोज किसने की थी? सबसे पहले हरगोविंद खुराना ने। अगला प्रश्न आप बताएंगे, जो फ्रेंच मिनी स्ट्रा होती है, की लंबाई बता दीजिए। स्ट्रा है कौन सी? फ्रेंच मिनी, फ्रेंच मिनी। देखिए, फ्रेंच स्ट्रा में दो आती है, फ्रेंच मिनी, फ्रेंच मीडियम, और एक होती है जर्मन स्ट्रा। जर्मन का आजकल प्रचलन बंद हो गया, हम सीमन स्ट्रा की बात कर रहे हैं।
हाँ ठीक है, 133 mm आप बता रहे हो, यानी 13 सेंटीमीटर लगभग लंबाई हो गई। और जो इसका डायमीटर है, व्यास है, वो भी आपको याद रखना है। इसमें जो सीमन आता है फ्रेंच मिनी में, वो 0.25 ml आता है। और स्ट्रा किसकी बनी होती है? पीवीसी की बनी होती है। इसी तरह से सीथ भी बनी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाँ, जर्मन जो स्ट्रा होती है, इसको ओपन एंड स्ट्रा बोलते हैं। और इस तरह से ये स्ट्रा की संरचना होती है। ये जैसे मान लीजिए स्ट्रा है, इसमें दो एंड होते हैं, एक तो होता है फैक्ट्री और एक होता है लेबोरेटरी। इस तरह से कॉटन भरा हुआ होता है पीवी के साथ, ये होता है फैक्ट्री सिरा। और इस तरह से होता है वो लेबोरेटरी एंड होता है, लेबोरेटरी सिरा होता है। इस वाले सिरे को काट दिया जाता है जब एआई करते हैं, तो इस वाले लेबोरेटरी एंड को काटते हैं। और गन जो आपने देखी होगी, इस तरह की होती है एआई गन। यहाँ पर ये पाइप नुमा जो संरचना है, ये बैरल कहलाती है। और इसके अंदर जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाली, ये कहलाती है प्लंजर। अंदर वाली है प्लंजर। और यहाँ पर इस प्लंजर में इस ट्रक के इस वाले भाग को फिट कर दिया जाता है। आगे की तरफ से इसको कट किया जाता है, फिर उसके ऊपर लगा दिया जाता है सीथ। और सीथ में यहाँ छिद्र होता है, और यहाँ से ये लॉक होता है, लॉक से और फिर यहाँ से दबा करके और इसको निकाला जाता है, मिड सर्विक्स में डाला जाता है जानवरों के। और इस तरह से एआई होती है। आपसे पूछा जाए एआई की कौन सी विधि है, तो ये एआई की विधि मोस्ट कॉमन प्रचलित है वर्तमान में। हाँ भाई, अगला प्रश्न आपसे रहेगा। हाँ, पीवीसी की बनी होती है, रेक्टोवेजाइनल। वेरी गुड, दीपक पाटीदार ने आगे से बता दिया रेक्टोवेजाइनल। और अगर आपसे पीडी का भी पूछ ले, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस का भी पूछ ले, तो भी ये रेक्टोवेजाइनल वाला मेथड ही सबसे ज्यादा प्रचलित है। अगला प्रश्न आप बताएंगे, कुछ मैं एक्ट पूछ लेता हूँ आपसे, कुछ धाराएं पूछ लेता हूँ। बताएं, वेटनरी में एक इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा 377 लगती है, वो किस में लगती है? बताएं भाई, 377 वाली धारा किस में लगती है? आईपीसी या भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड की धारा 377 किसके लिए होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरसिंह कीरर क्या हो गया भाई? किसी ने नहीं बताया। एनिमल क्रुएल्टी, बीस्टेलिटी। नहीं नहीं नहीं, संदीप का गलत है भाई, संदीप ध्यान दे भाई। बीस्टेलिटी के लिए, बीस्टेलिटी नहीं जानते क्या? इन चीजों में तो आपको काफी, हाँ आप समझ गए हो। और जे साहब देख लो, कुछ बच्चे इतना ध्यान रखते हैं। ब्रजेश अग्रवाल, ये जे सबको पता है, ये लिखा है ना इसने, इसको अच्छे से पढ़ो। YOUNSAMADH, समझ गए आप लोग? यानी एनिमल्स के साथ सेक्सुअल एक्ट करने पर ये वाला जो एक्ट है ये लगता है, इसमें भी वही जेल होती है। ये 377 वाली धारा है। इसके बाद आप 420, जो अभी संदीप बता रहा था, जो फ्रॉड करना। देख लो, कुछ बच्चे तो कुछ चीजों को बहुत ही ज्ञान से पढ़ते हैं और उनके दिमाग में हमेशा छपी रहती है। कई कई इंटेलिजेंट बच्चों के ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं, कई ऐसे। हाँ, बी सोपिंग, ठीक है संदीप, ये ध्यान रखो, बी सोपिंग इसको बोलते हैं। बी सोपिंग यानी किसी जानवर को चमकाना, उसकी उम्र को कम बताना। जैसे घोड़े के दांतों को और खुरों को घिस घिस करके चमका दिया जाता है, उसको यंग बना दिया जाता है। और पशु जिसको बेचा जाता है, उसके साथ धोखा होता है, उसके साथ चीटिंग होती है। तो चीटिंग या धोखे के लिए, धोखे वाला जो एक्ट है इंडियन पेनल कोड का, वो है 420। अरे देसी भाषा में, गांव में नहीं कह देते 420। 420 का मतलब होता है, हाँ, बीस होपिंग जो घोड़ों में की जाती है। अगला जो एक्ट है वो एक जानवरों से संबंधित है स्पेशल। और एक बच्चा तो लिख भी रहा था अभी, एनिमल क्रूअल्टी।
तो बेटा एनिमल क्रूअल्टी इसमें आती है 428। किसी भी जानवर को मारने, उसे पीटने, उसके साथ मजाक करने, उसे जहर देकर मारने या उसको किसी भी प्रकार की यातना पहुंचाने से संबंधित जो एक्ट है वो है 428 एनिमल क्रूअल्टी। हाँ भाई। और फिर साथ ही साथ एक एक्ट का और ध्यान रखना, 197। 197 का मतलब जब भी आप कहीं नौकरी लग जाओ, सरकारी नौकरी, तो कोई फर्जी सर्टिफिकेट बनाएगा, फर्जी सर्टिफिकेट से संबंधित है कौन सा 197 वाला एक्ट। और यदि आपको कोई सरकारी दस्तावेज द्वारा कोर्ट बुलाता है, सम्मन करता है और आप नहीं जाते हो, तो वहां पर जो धारा लगती है वो 100, हाँ 172 172 लगती है। और अगर हम मिलावट की बात करें तो वेटनरी से संबंधित 272 वाली जो धारा है वो मिलावट, मिलावट का भी ध्यान रखना भाई। 272 वाली जो आईपीसी की धारा है वो एडल्ट्रेशन से है, और ज्यादातर हमारे एडल्ट्रेशन काय में होती है, दूध में या मांस में। दूध या मांस में, जैसे मान लीजिए भेड़ का मांस है, उसमें कुत्ते का मांस मिला दिया, तो उसमें ये क्या हो गई, फूड से रिलेटेड आइटम्स यानी भोज्य पदार्थों में मिलावट वाली धारा है 272। जो आजकल एक वो बना दिया फांसी, FSSSI, फांसी जो बना दिया, फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया, जो एक्ट है फांसी वाला एक्ट, वो ध्यान रख लेना आप। तो 272 वाली जो धारा है वो एडल्ट्रेशन या, हाँ भाई ठीक है, ये सब कुछ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न, राइपनिंग ऑफ, देखिए सर्विक्स का क्वेश्चन मैं रोज पूछ रहा हूँ, राइपनिंग ऑफ सर्विक्स। जैसे मैंने सर्विक्स का कल पूछा था आपसे, रिंग वॉर्म कंडीशन पूछा था, एक दिन मैंने आपसे सर्विक्स के बारे में पूछा था किंक्ड सर्विक्स, वैसे ही आज मैं पूछ रहा हूँ आपसे राइपनिंग ऑफ सर्विक्स। अरे रोशनी पूछ रहे हैं भाई, रोशनी विस्टिलिटी क्या होता है, विस्टिलिटी मतलब एनिमल के साथ गलत तरीके से मेटिंग की क्रिया करना मानव द्वारा, मानव हाँ जैसे क्या है कि भैंस और गाय तो क्या लार्ज एनिमल्स रह गए ज्यादातर, जैसे सीप गोट है इस लेवल के, या बिच है इन, हाँ इनके साथ आप समझ गए। अब आप बताओ राइपनिंग ऑफ सर्विक्स क्या है। राइपनिंग ऑफ सर्विक्स का मतलब है हार्मोन्स के प्रभाव से, हार्मोन्स के प्रभाव से जो सर्विक्स है वो ढीली हो जाती है, कब, प्रसव के समय। प्रसव के समय जो रिलैक्सिन हार्मोन या फिर ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से ये, ये सर्विक्स का ढीला होना क्या कहलाता है। हाँ क्या कर रहे हो, 172 डबल, डबल क्या 272 है, एक 172 है। हाँ भाई, ये ढीला हो जाना ये कहलाता है राइपनिंग ऑफ सर्विक्स। अगला प्रश्न बताइए आप, सिस्टोरेफी क्या होती है। सिस्टोरेफी एक सर्जरी होती है, सिस्टोरेफी। देखिए सिस्टोरेफी का मतलब हम बताएं आपको, सिस्टोरेफी का मतलब होता है जो यूरिनरी ब्लैडर है वो फट जाता है, उसकी सूचरिंग के द्वारा क्या की जाती है, रिपेयरिंग की जाती है, उस मरम्मत की जाती है, उसको बोलते हैं हाँ सिस्टोरेफी, ब्लैडर को सिलने की क्रिया सिस्टोरेफी। यानी सिस्टो शब्द कहीं भी आ जाए उसका मतलब होता है मूत्राशय। जैसे सिस्टाइटिस हो गया, सिस्टाइटिस का मतलब मूत्राशय की सूजन हो गई, तो सिस्टो वर्ड किसके लिए आता है, यूरिनरी ब्लैडर के लिए आता है। हाँ क्लोज द यूरिनरी ब्लैडर, सभी का ठीक है भाई। ऐसे ही एक सिस्टोसेंटेसिस होता है शब्द, जो मूत्राशय के अंदर हम लंबी सुई, शरीर के बाहर से लंबी सुई प्रवेश करा करके और इस मूत्राशय से मूत्र का सैंपल निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टोसेंटेसिस। सिस्टोसेंटेसिस को सिस्टोसेंटेसिस बोलते हैं। तो मूत्राशय के लिए सिस्टो शब्द आता है, वैसे ही कोले शब्द आता है, CHOLE, कोले शब्द आता है किसके लिए, पित्त के लिए। जैसे पित्ताशय के लिए कोले सिस्टो, कोलेसिस्टो, कोलेसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन होता है,
ऐसे ही कोलेसिस्टाइटिस यानी पित्ताशय की सूजन, या फिर कोलेसिस्टेक्टोमी यानी गाल ब्लेडर को काट करके हटाना, पित्ताशय की सर्जरी को बोलते हैं कोलेसिस्टेक्टोमी। हाँ भाई, अगला प्रश्न बताओ आप। मिल्क स्पॉट, मिल्क स्पॉट ऑन लीवर, मिल्क स्पॉट ऑन लीवर यानी यकृत पर दूध या धब्बे, कौन सी बीमारी? दीपक पटेल, यकृत पर दूध या धब्बे कौन सी बीमारी? बिल्कुल कमल सोलंकी ने बता दिया, एस्केरियसिस। एस्केरियसिस में हाँ ये समस्या आ जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बॉटलजिया का भी ध्यान रखना, और पॉट बेली का भी ध्यान रखना। पॉट बेली का मतलब होता है पेट का, पेट का बहुत ज्यादा फूलना, मटके जैसा पेट होना। और ये एस्केरिस, जब छोटे बछड़ों में एस्केरिस का संक्रमण होता है तो उसमें पेट मटके जैसा हो जाता है फूलकर, उसको बोलते हैं पॉट बेली कंडीशन। वैसे ही एक बोटल्जिया होती है जिसमें लीवर फ्लूक्स जो होते हैं, फ्लैटवर्म्स जो लीवर में इन्फेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्फेस्टेशन कर देते हैं, तो यहाँ जबड़े के नीचे बोतल जैसी लटकती हुई सूजन होती है, उसको बोलते हैं बोटल्जिया कंडीशन। फेशियोला की कंडीशन में होता है, बिल्कुल सही है। अब हम आपसे पूछते हैं आंखों की, एक सर्जरी वाला प्रश्न है, आंखों की पलकों का अंदर की ओर मुड़ना, आंखों की पलकों का अंदर की ओर मुड़ना, बताइए भाई, के लिए क्या टर्म दोगे, और बाहर की ओर मुड़ने को क्या टर्म दोगे? पहले अंदर वाला बता दो। बिल्कुल संदीप पाटीदार का बहुत अच्छा आंसर है, एंट्रोपियोन, एंट्रोपियोन। और बाहर एक्टोप्रियोन, बताइए बाहर के लिए। हाँ बिल्कुल, एक्सट्रोपियोन। बहुत ही अच्छा आंसर, आंखों की पलकों। अब हम पूछ ले इन पलकों का लकवा, इन्हें, इनका पैरालिसिस क्या कहलाता है? आंखों की पलकों का एक तरह से पैरालिसिस जैसी कंडीशन हो जाती है, कुशल डांगी, बताइए उसको क्या बोलेंगे हम? आंखों की पलकों का लकवा जैसी स्थिति हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे? जिसमें पलक अपने आप पड़ती रहती है, बंद होती रहती है, बिना ही काम में बंद होती रहती है, उसको बोलते हैं पोटोसिस, को बोलते हैं टोसिस। नहीं आता तो लिख लो टोसिस। अगला प्रश्न आपसे हम कर रहे हैं, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। हाँ, सर्जरी के जो आधारभूत सिद्धांत, ये आधारभूत सिद्धांत, यानी एक तरह से हम यूं कहें कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ, हाँ सर्जरी किसने दिए थे? बिल्कुल हाल्स्टेड ने दिए थे, बिल्कुल सभी का सही है, हाल्स्टेड ने सर्जरी के। और फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी बता जाओ जाते जाते, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी, क्योंकि सर्जरी के फादर तो सुश्रुत है, आप सभी को पता होगा। फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी बता जाओ। हाँ बिल्कुल संदीप, संदीप का बहुत अच्छा आंसर है, लिस्टर, जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने फिनोल की एंटीसेप्टिक प्रवृत्ति की खोज की थी, और ये लिस्टर ही जो है फादर ऑफ, हाँ जोसेफ लिस्टर फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है इनको। अगला प्रश्न आपसे रहेगा हमारा, इंग्लूवाइटिस किसकी सूजन है? इंग्लूवाइटिस किसकी सूजन है? बताएं भाई, इंग्लूवाइटिस किसकी सूजन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कुछ बच्चे तो जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो कर लो, क्योंकि आपके सामने वर्षा रावत ने बता दिया, पूर्वी करने बिल्कुल सही है, क्रॉप की सूजन है इंग्लूवाइटिस, है क्रॉप की, है इंग्लूवाइटिस। हाँ, अगला प्रश्न रहेगा, भारत में प्रथम पशुगणना कब हुई थी? भारत में प्रथम पशुगणना, फर्स्ट एनिमल सेंसस इन इंडिया कब हुई थी? भारत में प्रथम पशुगणना हुई तो अंग्रेजों के समय ही थी। अरे बहुत अच्छी बात है, आपको ये भी आता है 1919 में, क्या बात है! भारत में प्रथम पशुगणना इंडिया के अंदर कब हुई थी? एनिमल सेंसस 1919 में हुई। अगला प्रश्न, पशुओं के व्यवहार का अध्ययन, पशुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए भाई, पशुओं का व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है?
एनिमल बिहेवियर, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर कॉल्ड, बताएं भाई। नहीं रोशनी, नारायणी मेडिकोज ने सही बताया, इथोलॉजी। इथोलॉजी बिल्कुल सही है, इथोलॉजी। ये गलत बता रहे, काइनेलॉजी। देखिए शरीर की गतियों का अध्ययन होता है काइनेसियोलॉजी, ना कि, हाँ मी पाटीदार ठीक है आपका आंसर, सभी बच्चों का सही है। राउंड बोन, राउंड बोन किसको बोलते हैं? शरीर में दो बोन होती हैं जिनको हम राउंड बोन बोलते हैं, राउंड बोन। बताओ कौन कौन सी बोन्स को राउंड बोन्स बोलते हैं? कुशल डांगी, दीपक पाटीदार, आर्या, पवन कुमार लोधी, मोहसिन कीरर, मिहिप जेसब, दीपक पाटीदार, आर्या, विनोद डांगी। नरेंद्र वर्मा। अरे राउंड बोन की नड्डियों को बोलते हैं ह्यूमर और ह्यूमरस को। बिल्कुल रोशनी का आंसर आ गया, सॉरी ह्यूमरस और पर को क्या बोलते हैं? राउंड बोन बोलते हैं। और कैनन बॉल किसको बोलते हैं? कैनन, CANON, कैनन बॉन। बताएं भाई कैनन बॉन किसको बोलते हैं? राउंड बॉन आपने बता दिया, तो अगला बताओ कैनन बॉन के किसे बोलते हैं? अच्छा राउंड वर्म समझ गए, अरे राउंड बोन कहा है, देखो आपके सामने लिखा हुआ है अभी भी। हाँ, मेटाकार्पल और मेटाटार्सल को कैनन बोन कहते हैं, और ह्यूमरस और फीमर को राउंड बोन कहते हैं। बताएं भाई, क्योंकि हमारी जीभ से भी हो सकता है उच्चारण अच्छी तरह से नहीं निकल पा रहा हो, क्योंकि हम फास्ट बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। हाँ, अगला प्रश्न आप बताइए, पवन कुमार लोधी बताएगा, बुश सिकनेस। बुश सिकनेस किस तत्व की कमी से होता है? बताएं भाई, पानी पीते हैं हम भी। बुश सिकनेस, संदीप पाटीदार ने आंसर भी दे दिया, कोबाल्ट की कमी से बुश सिकनेस होता है। बहुत ही बढ़िया बीमारी है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। कोस्ट डिजीज, कोस्ट डिजीज किस तत्व की कमी से होते हैं? कोस्ट मतलब किनारा, किनारे वाली बीमारी, कोस्ट डिजीज। मिस्टर विनोद डांगी, हाँ बीमारी भी बढ़िया नहीं है भैया। हाँ, लगातार। कोस्ट डिजीज बताएं भाई। बिल्कुल सही है, वेट प्यूर, यही कोबाल्ट की कमी से कोस्ट डिजीज होती है। बहुत बढ़िया बात है। अगला प्रश्न आप बताएंगे, एक समर एनेस्टर्स किसमें पाया जाता है? समर एनेस्टर्स, समर एनेस्टर्स किस जंतु में पाया जाता है? चल डांगी, ये विटामिन सी कहाँ से आ गया भाई? विटामिन सी तो देखो बच्चे कैसे कैसे याद रखते हैं, वो सेलर्स डिजीज थी। सेलर्स डिजीज मतलब नाविकों का रोग, ना कि कोस्ट डिजीज। हमने एक कहानी बताई थी आपको, दूर कहीं जाते थे लोग नाव में बैठ करके, उनके पास ताजा फल और सब्जियां खत्म हो जाती थी, तो वो जो है उनके दूसरे किनारे पर जाने पर, समुद्र के दूसरे किनारे पर जाने पर उनके होंठ सूखे हुए होते थे, जिसको हम बोलते हैं स्कर्वी रोग। अब वो स्कर्वी रोग है, यहाँ पर उन्होंने ढंग से सुना नहीं, ढंग से पढ़ा नहीं, यहाँ हमने किनारे वाला रोग कहा है। वैसे तो ईस्ट कोस्ट फीवर भी होता है, ईस्ट कोस्ट फीवर किसको बोलते हैं? थैलेरियोसिस को बोलते हैं। ऐसे ही कोस्ट से संबंधित कई बीमारियां, लेकिन प्रॉपर जगह प्रॉपर चीज याद रखें आप। समर एनेस्टस सभी बच्चों ने बता दिया, ये कि कौन कौन कौन। वाह बेटा ओ वाह, दीपक पाटीदार नकल करता है, बिच लिख रहा है। एक बच्चे ने बफेलो लिखने के लिए बी को शॉर्ट में लिखा, दूसरा बच्चा उस बी से आइडिया लगा करके बिच लिख देता है, तो भैया ऐसे कैसे पार पड़ेगी? समर एनेस्टस पाया जाता है बफेलो में, भैंस में, यानी गर्मियों के समय वो हीट में नहीं आ पाती है या कम आती है, उसको बोलते हैं समर एनेस्टस। या फिर साइलेंट हीट भी किसमें पाई जाती है? बफेलो के अंदर ही पाई जाती है साइलेंट हीट। हाँ भाई, अगला प्रश्न बताएंगे, पॉइंट ऑफ हॉक का निर्माण कौन सी हड्डी करती है? पॉइंट ऑफ हॉक,
पॉइंट ऑफ हॉक का निर्माण कौन सी हड्डी करती है, बताएं भाई। अजय राज पुरोहित, बिल्कुल सही है आपका। फिबुलर टार्सल, बाकी सबका गलत है, समझ लीजिए। फिबुलर टार्सल, फिबुलर टार्सल, फिबुलर जो टार्सल हड्डी होती है वो किसका निर्माण करती है, पॉइंट ऑफ हॉक। अरे पिछले पैर में इस तरह से, इस तरह की संरचना नहीं होती क्या, ये हॉक का जो पॉइंट है ये फिबुलर टार्सल ही बनाती है। अगला प्रश्न सिंपल सा है, जेल डाल। ये जेल डाल उपकरण का खूब नाम सुना होगा आपने, जेल डाल एपरेटस। बताओ ये किसके एस्टिमेशन में काम आता है। अरे बच्चों, सभी ने दे दिया क्या? ठीक है भाई, सभी ने दे दिया। देखिए प्रोटीन में सामान्यतः 16% नाइट्रोजन मानी जाती है, इस वजह से 16/100/16 इज इक्वल 6.25। और जब हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं इस डेल्टाल विधि से, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करके नाइट्रोजन की मात्रा को गुना 6.25 से कर लेते हैं, तो क्या आ जाता है, क्रूड प्रोटीन। और आपको पता होना चाहिए क्रूड प्रोटीन में है जो ट्रू प्रोटीन है वो भी शामिल होती है, और साथ ही साथ ट्रू प्रोटीन के साथ एनपीएन भी शामिल होता है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। एनपीएन के अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे क्रिएटिनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, जो भी नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन है वो सब शामिल हो जाता है। ट्रू प्रोटीन के एस्टिमेशन के लिए स्टुअर्ट रिएजेंट काम में लेते हैं। और एनपीएन में मेन एनपीएन होता है यूरिया, मुख्य जो एनपीएन क्या होता है, यूरिया। यूरिया की फीड में भी मिलावट की जाती है। तो इस तरह से जो जेलडार उपकरण है वो टोटल प्रोटीन एस्टिमेट नहीं करता, ये नाइट्रोजन एस्टिमेट करता है। नाइट्रोजन को फिर 6.25 से गुणा किया जाता है। अगला प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, बताइए चारे में वसा की मात्रा, चारे में वसा की मात्रा को मेजर करने के लिए कौन सा तरीका होता है, बताए। शीतल ओसारी ओ, बताइए चारे में फैट का एस्टिमेशन किससे करोगे आप। नहीं बता, बिल्कुल सॉक्सलेट एपरेटस से करेंगे। हाँ, सॉक्सलेट उपकरण काम में आता है इसमें। सही है, बिल्कुल। सभी बच्चे ध्यान देते हैं भाई पढ़ाई में, तो इतना तो हमने महसूस किया है। देखिए जो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है, फादर ऑफ न्यूट्रिशन है एंटोनी वॉन ल्यूइस ने। अगर आपको चाहिए तो हम आपको न्यूट्रिशन को आधे घंटे में पूरा ऐसे बोल सकते हैं, आधे एक घंटे में करवा सकते हैं। तो लेकिन अगर आपकी कमजोरी बता देना। अब हम आपसे पूछ लेते हैं, कुतिया में मिल्क फीवर को क्या बोलते हैं, कुतिया में मिल्क फीवर को क्या बोलते हैं, बताओ भाई। हाँ है, एक्लेम्पसिया बोलते हैं। ठीक है, मैं आज के लिए इतना ही, और मैं भी थोड़ी सी